हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डीपीपी नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा सेल के ऊपर। ठीक है, सेल के ऊपर। तो सेल जो है, जैसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें ये सारे सभी ऑर्गेनल पाए जाते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट, वैक्यूल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनल है। तो हम इनमें से जितने भी ऑर्गेनल हैं इनके ऊपर सिर्फ 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आज। और 10 एमसीक्यू को सोल्व करने के लिए मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का आपको टाइम दूंगा। तो चलिए टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो गाइस, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए, सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए पहले। जी एन रामाचंद्रन is associated to option A finding bonding between carbohydrate, B studying triple helical structure of collagen protein, option C studying bond pattern in D and L type of sugar, and D studying nucleotide sequence in DNA molecule. Your time starts now. Come on guys, जी एन रामाचंद्रन कौन थे? याद कीजिए, 11th स्टैंडर्ड, सीबीएसई, यूनिट नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो गाइस, योर टाइम अप नाउ। तो जीएन रामाचंद्रन कौन थे? जीएन रामाचंद्रन साइंटिस्ट है। और इन साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ था? इन्होंने स्टडी किया हुआ था किसका? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन प्रोटीन। कोलाजन प्रोटीन क्या होता है? कोलाजन प्रोटीन ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में एज अ रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे भी काम करता है। ठीक है, लेकिन वो रिजर्व फूड मटेरियल भी, मतलब वो ग्लाइकोजन भी हो सकता है, ये कोलाजन भी हो सकता है। तो एक कोलाजन एक प्रोटीन है जिसके ऊपर जी एन रामचंद्रन ने स्टडी किया होता। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर निकल के आता है सेकंड, बी। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए। साइंटिस्ट who have saw live cell first and described was, ऑप्शन है मैथियास शेल्डन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस, कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल को सबसे पहली बार देखा था और उनको डिस्क्राइब भी किया हुआ था? कम ऑन, सो योर टाइम इज गोइंग टू अप। यस। सो गाइस, मैं आपको इनके बारे में बताऊं। ये देखिए, ये जो साइंटिस्ट है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है मैथियास शेल्डन। अब ये कौन थे मैथियास शेल्डन? इन्होंने कंसेप्ट दी थी सेल थियरी। सिर्फ सेल थियरी की इन्होंने कंसेप्ट नहीं दी थी, बल्कि सेल थियरी को इन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ था। दूसरे साइंटिस्ट है हमारे सामने रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट सेल की इन्होंने क्या की थी? डिस्कवरी की थी। और सी ये ऑप्शन है हमारे सामने रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन कौन है? रॉबर्ट ब्राउन ये वो थे जिन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियस को डिस्कवर किया होता। फर्स्ट न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1931 में। और ये जो डी ऑप्शन है, एंटोन वेन ल्यूवेन एंटोन वेन
ल्यूवेन हुक। अभी इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। और माइक्रोस्कोप में इन्होंने कौन से सेल देखे, इन्होंने आरबीसी देखे थे, इन्होंने स्पर्म देखे थे। तो सबसे पहली सेल इन्होंने जो देखी थी वो थी आरबीसी। तो आरबीसी को ये सबसे पहले देखने वाले, ही सी द आरबीसी एंड ऑल्सो व्हाट ही डिस्क्राइब आरबीसी इन डिटेल। तो आरबीसी को इन्होंने डिस्क्राइब भी किया था और उन्होंने देखा भी था। तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाता है वो है डी, एंटोन वॉन लीवेनहुक। चलो क्वेश्चन नंबर 3। Who proposed the cell theory? Matthias Sheldon and Theodor Swan. Option D. John Del Bruco and Lazzaro Spallanzani. Option C. James Watson and Francis Crick. Option D. Robert Koch, David Baltimore and Chris Gardner. So guys, हमारा टाइम स्टार्ट होता है अब। सेल थियरी को किसने स्टडी किया हुआ था? एकदम इजी है ये तो। सो गाइस, टाइम अप नाउ। ये देखिए, मैं आपको इन सभी के बारे में बताता हूँ। ये साइंटिस्ट कौन थे, इन्होंने क्या किया हुआ था। ये देखिए, ये जो मैथियास शेल्डन है और थियोडर स्वैन है, इन्होंने क्या कंसेप्ट दी थी, इन्होंने सेल थियरी दी थी। मैंने अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि सेल थियरी में कौन कंट्रीब्यूटर है, मैथियास शेल्डन। तो थियोडर स्वैन ये दोनों थे, एक बोटेनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। अब ये जो जॉन डेल ब्रुको है, ये तो शायद ऐसे ही जनरली ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ये कोई साइंटिस्ट है या नहीं। लजारो स्पेलेंसी ने इन्होंने बेसिकली स्पॉन्टेनियस थियरी को एक्सप्लेन किया हुआ था। इनको इवोल्यूशन में भी डिस्क्राइब किया जाता है इनके बारे में, और माइक्रोबायोलॉजी में भी हम इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल स्टडी किया हुआ था। रॉबर्ट कोच, ठीक है, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, सॉरी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो लुइस पास्टर है। डेविड बाल्टीमोर, इनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और डेविड बाल्टीमोर जो थे, इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डिस्कवरी की थी। किसमें? इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की डिस्कवरी की है एड्स वायरस में, ठीक है। तो एड्स वायरस में इन्होंने ये एंजाइम की डिस्कवरी की थी। और क्रिस गार्डनर, आई डोंट नो क्रिस गार्डनर कौन है, ठीक है, क्रिस गार्डनर कौन है वो पता नहीं, लेकिन क्रिस गार्डनर एक अच्छा सा कैरेक्टर था। को पता होगा अगर आपने द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी देखी होगी, एक फादर और उनके सन की है, तो क्रिस गार्डनर उनमें एक कैरेक्टर है। और मेरे पास सामने कोई ऑप्शन नहीं आ रहा था तो मैंने क्रिस गार्डनर ही ऑप्शन ऐड कर दिया। तो ही इज़ नॉट एक्चुअली बेसिकली साइंटिस्ट, मे बी क्रिस गार्डनर किसी साइंटिस्ट का नाम भी होगा लेकिन ये उससे रिलेटेड नहीं। तो हमारा जो आंसर निकल के आ जाता है वो है ए, मैथियास शेल्डन एंड थियोडर स्वैन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Omnicellula e cellula. This statement was given by option A, MJ Sheldon, option B, T.S. Swain, option D, John Ingram, option D, Rudolf Virchow. Your time starts now. So your time up now guys. ये देखिए, अब आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा ही है कि एमजे शेल्डन और टी.एस. स्वैन ये दोनों किस थियरी से रिलेटेड है, ये दोनों के दोनों सेल थियरी से रिलेटेड है। अब बात आ जाती है इनके बारे में। तो ये जो जॉन इंग्राम है, इन्होंने कहा था mRNA
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये इन्होंने कहा था वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। रुडोल्फ विर्चो थे, ये उनका स्टेटमेंट है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब इस सेंटेंस का मतलब होता है यस एवरी सेल arises from every cell arises from pre-existing cell. This statement was given by the scientist called रुडोल्फ विर्चो। तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है डी, रुडोल्फ विर्चो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the statement is not included in cell theory? नीचे दिए गए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सेल थियरी को एक्सेप्ट नहीं होता है? ऑप्शन ए, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑप्शन बी, all living organisms are composed of a cell and their product. Option C, every cell can produce similar progeny and dissimilar progeny. Option D, every cell arises from pre-existing cell. Your time starts now. Come on guys, cell theory. So time up now. So guys, हमें ये पूछा गया कि इनमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सेल थियरी को एक्सेप्ट नहीं होता है। तो वन बाय वन आप देखिए स्टेटमेंट। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक। चलो, तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो सही है ही, ठीक है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है सेल की। सेकंड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। जितने भी लिविंग सेल है वो सब, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से कंपोज्ड है और उनके प्रोडक्ट से कंपोज्ड है। ये भी स्टेटमेंट सही है। हमें क्या निकालना है? हमें नॉट इंक्लूडेड, हमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। सी, एवरी सेल कैन प्रोड्यूसेस सिमिलर प्रोजेनी एंड डिसिमिलर प्रोजेनी। तो ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा गलत जैसा लग रहा है, लेकिन हम आखिरी पढ़ लेते हैं। एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये तो सही है ना, क्योंकि रुडोल्फ विर्चो ने ये कंसेप्ट दी थी और हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखे रुडोल्फ विर्चो, सही है ना, ये रुडोल्फ विर्चो ने कंसेप्ट दी थी। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है। अब ये सी ऑप्शन देखते हैं गलत कैसे। एवरी सेल कैन प्रोड्यूस अ सिमिलर प्रोजेनी। अब मान लो ये देखिए, ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो जो चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे वो डिफरेंट होगा, किससे? पेरेंट्स से। और अगर कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो सिमिलर होगा, किससे? अपने पेरेंट्स से। तो ये क्या कह रहे हैं? एवरी सेल कैन प्रोड्यूस सिमिलर प्रोजेनी एंड डिसिमिलर प्रोजेनी। मतलब सभी सेल, कंसिडर कर लो ये एक सेल है जिसका नाम है एक्स, तो ये दो प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रही है, X1 एंड X2। तो ये कह रहे हैं कि एक्स जो पेरेंट्स है वो सिमिलर प्रोजेनी भी प्रोड्यूस करेगी और एक्स जो पेरेंट्स है वो एक्स जो पेरेंट्स है वो X2 ये डिसिमिलर भी प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसा कभी नहीं होता, या तो कोई सेल डिसिमिलर प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है या तो सिमिलर प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, लेकिन कोई भी सेल दोनों एक जैसी मतलब दोनों सिस्टम की सेल नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है, स्टेटमेंट जो है, ये डेफिनेटली रॉन्ग है और जो रॉन्ग है हमारा वही आंसर है, क्योंकि हमें नॉट इंक्लूडेड पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर है सी। चलो क्वेश्चन नंबर 6,
वो इंट्रोड्यूसेस प्रोटोप्लाज्म कंसेप्ट? ऑप्शन ए जेई परकिंज, ऑप्शन बी रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी एंटोनी वैन लीवेनोक. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो गाइस योर टाइम स्टॉप नाउ. सो आपको देखो क्वेश्चन पूछा गया प्रोटोप्लाज्म, तो पहले प्रोटोप्लाज्म की कंसेप्ट क्या है वो समझ लीजिए. ये देखिए, ये है हमारी सेल और ये सेल के बीच में पाई जाने वाली न्यूक्लियस. सो दिस वन इज न्यूक्लियस एंड दिस वन इज साइटोसोल कह लो या तो आप साइटोप्लाज्म कह लो. सो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस टुगेदर इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, और आप ऐसे कह सकते हो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म टुगेदर इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. एंड द कंसेप्ट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड जे.ई. परकिंजे. तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है ए, जे.ई. परकिंजे. यस. क्वेश्चन नंबर 7. सेल वॉल इज ऑप्शन ए outermost layer of only amoeba and paramecium, outermost layer of only amoeba and paramecium, option B outermost layer of some algae and angiosperm, option C outermost layer of all plants and bacteria, option D innermost layer of every eukaryotic cell. So your time starts now guys. Every eukaryotic cell, come on, time starts now. सो गाइस आपका यहाँ पे समय खत्म होता है. अब मैं आपको बताऊं, ये देखो, इन चारों में से एक भी आंसर सही नहीं. ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ. ये क्या बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओनली अमीबा एंड पैरामेशियम. अब अमीबा क्या होते हैं, अमीबा एंड क्या बोल रहे हैं दूसरा, पैरामेशियम. अमीबा एंड पैरामेशियम, तो अमीबा और पैरामेशियम के ये आउटर मोस्ट लेयर है, सेल वॉल ऐसे कह रहे हैं. सो आपको अब बता दूं मैं, अमीबा एंड प्रोटिस्टा दे बोथ बिलोंग्स टू द प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोआ इज अ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो बेसिकली अमीबा पैरामेशियम ये जो है प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये स्पेशली एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है, तो इनके अंदर तो सेल वॉल आएगा ही नहीं. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है. ऑप्शन बी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सम अलगी, यस, सम अलगी and some algae and angiosperm. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. क्यों गलत है, बिकॉज जितने भी एंजियोस्पर्म है उन सब में सेल वॉल होगा, लेकिन सम अलगी ये गलत है. हाँ, अगर वो यहाँ पे लिखते अलगी एंड एंजियोस्पर्म तो हम मान भी लेते, लेकिन सम अलगी लिखना गलत है. सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है. सी इट्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, तो ऑल प्लांट्स तक ये स्टेटमेंट सही था. एंड बैक्टीरिया, तो आप मुझे बताइए क्या स्टेटमेंट सही है. गाइस मैंने तो आपको स्टार्टिंग में जब मैं आपको ये 7 नंबर का क्वेश्चन का मैंने आपको एक्सप्लेन करना शुरू किया, मैंने आपको टेम्परेरी बोल दिया सब गलत है, तो आपने भी मान लिया सब गलत है. ऐसा नहीं है. ये देखिए जितने भी बैक्टीरिया है ना, उन सभी बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है, सभी बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होता है. सिर्फ एक अगर बैक्टीरिया छोड़ें जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है, तो वो होते हैं माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा दुनिया के सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, और ये माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल नहीं होता है. तो हमारे जो स्टेटमेंट सी है
ऑल प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, ये वाला सही है, क्योंकि ऑल प्लांट में कौन आते हैं, एंजियोस्पर्म आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं, अलगी आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं, तो सी वाला आंसर सही है। और डी ऑप्शन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एवरी यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल तो आएगा ही नहीं, और स्पेशली सेल वॉल इनर मोस्ट लेयर नहीं आएगा, तो हमारा आंसर जो है सी। क्वेश्चन नंबर 8, which among the statement is correct about प्रोकैरियोटिक सेल, इन सभी में से प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए, प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूड्स यू बैक्टीरिया एंड आर्चियोबैक्टीरिया। ऑप्शन बी, प्रोकैरियोटिक सेल lack membrane bounded cell organelle। ऑप्शन सी, प्रोकैरियोटिक सेल do not have a true nucleus। ऑप्शन डी, all of the above statements are correct। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड आर्चियोबैक्टीरिया। ऑप्शन बी, प्रोकैरियोटिक सेल लेक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ऑप्शन डी, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। ऑप्शन डी, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो गाइस, आपका समय खत्म होता है यहाँ पे। तो ये देखिए, इसका आंसर क्या है? ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड आर्चियोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट में आर्चियोबैक्टीरिया भी होते हैं, यूबैक्टीरिया भी होते हैं, पहला स्टेटमेंट तो सही है। प्रोकैरियोटिक सेल लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, लाइक प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से नहीं होते मेम्ब्रेन बाउंडेड? लाइक आप देख लो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है इनके अंदर, ना ही इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ना ही बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ना ही इनके अंदर गोल्गी बॉडी होती है। तो ये चारों ऑर्गेनल बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा सेकंड जो है वो भी सही है। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, सही है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। तो हमारा जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द बैक्टीरियल सेल डज नॉट कंटेन सेल वॉल? ऑप्शन ए, ई कोलाई। ऑप्शन बी, साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन सी, राइजोबियम। ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस। सो टाइम अप नाउ। तो गाइस, आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरियल सेल है जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं है? तो इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर तो सेल वॉल होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। साल्मोनेला टाइफी के ऊपर भी सेल वॉल होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो बायो फर्टिलाइजर के तौर पे काम करते हैं, इनके ऊपर भी सेल वॉल होते हैं। और बाकी रहा ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा। तो ये दुनिया के वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं और इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, सबसे छोटे बैक्टीरिया अगर होंगे कोई तो उस माइकोप्लाज्मा होते हैं, सेल वॉल लैकिंग बैक्टीरिया। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 10, व्हाट इज द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम सेल? मैंने आपको अभी कहा सबसे छोटे बैक्टीरिया कौन होते हैं? माइकोप्लाज्मा। तो उनकी साइज क्या है ये आपको पूछी गई है, तो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑप्शन ए 0.3 माइक्रोमीटर। ऑप्शन बी 1.6 माइक्रोमीटर। ऑप्शन सी 1.9 माइक्रोमीटर। ऑप्शन डी 2 माइक्रोमीटर। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर समय ख़त्म हुआ सर, आप लोगों का, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, ये जो है दुनिया का सबसे जो छोटा बैक्टीरिया होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है।
तो ये 0.3 माइक्रोमीटर मतलब कौन है? 0.3 म्यू एम माइक्रोमीटर। ये कौन बैक्टीरिया है? दिस इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया नोन एज माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा ये काफ़ी छोटे, सबसे छोटे बैक्टीरिया आप ऐसे कह सकते हो। तो गाइस ये थे हमारे 10 MCQ। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर प्लीज़ सेंड मी द PDF फाइल ऑफ दिस DPP नंबर 17। तो मैं आपको इस फाइल की DPP सेंड करूँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी जब भी वीडियो आए आप तक पहुंचती रहे और उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को जरूर 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 प्रेस करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।